जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज चौथा दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे डिप्थीरिया बीमारी के विषय में बात करूंगा। यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है और पिछली बार इससे एक प्रश्न भी आया था। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। 10 से 12 या 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कराऊंगा और उसके बाद इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक भी प्रश्न यदि आपका डिप्थीरिया से बनता है तो इसी वीडियो से बनेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ यदि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 90 26 92 73 15 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। तो आपका जो टॉपिक है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यह जो जानकारी के दृष्टि से देखें तो यह टॉपिक उसके अंतर्गत भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के विषय में। आज का जो टॉपिक है वो आपका डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया को और कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे डिप्थीरिया को ही रोहिणी कहा जाता है, डिप्थीरिया को ही गल घोटू भी कहा जाता है। मान लीजिए आपने डिप्थीरिया नाम ना सुना हो तो आपके उस समय गल घोटू बीमारी भी सुने होंगे तो आप उसको जान सकते हैं। अब गल घोटू क्यों कहा जाता है, आप एक बार इसको समझ गए तो आप पूरे डिप्थीरिया को समझ जाएंगे। देखिए गल घोटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गले की एक बेसिकली बीमारी होती है। अगर आप इसको एक बार फिगर के माध्यम से देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि होता क्यों है और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसके प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप देखें या जो येलो टाइप का आपको दिख रहा है यही आपका डिप्थीरिया होता है। अब ये अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से गले में होता है, टॉन्सिल के पास होता है। अब जब गले में होगा तो आप जाहिर सी बात है आप अपने विवेक के अनुसार समझ सकते हैं इससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले आप देखिए तो यह श्वसन तंत्र के पास है तो इससे सांस लेने में बिल्कुल जाहिर सी बात है समस्या होगी। अब जब पूरी तरह से गले में ये छाया हुआ है तो आपको कुछ निगलने में या फिर खाने में या फिर पीने में तो नाना प्रकार की समस्याएं इससे हो सकती हैं। तो पूछेगा आपके एग्जाम में कि प्रभावित अंग कौन सा है तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं कि डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, यह जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है और डिप्थीरिया जो होता है इसका वैक्सीन किस नाम से आता है, वैक्सीन कब दिया जाता है, किस उम्र के बच्चों को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए गलघोटू क्यों कहा जाता है आप इसको समझ गए क्योंकि गले में होता है और मैंने आपको एक दिखाया। आप सोचिए कि ये देखने में इतना गड़बड़ लग रहा है तो जिसको होता होगा उसको कितनी ज़्यादा समस्याएं होती होगी, कितनी ज़्यादा परेशानी उसको होती होगी। ठीक है, हालांकि अब इस बीमारी के विषय में अगर हम देखें तो आप बेसिकली समझ गए हैं कि कहाँ पे होता है, कैसे दिखता है। बस आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए जो डिप्थीरिया है यह एक संक्रामक बीमारी है जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होती है। यह जीवाणु एक विष छोड़ता है जो आपके गले में ग्रे टिश्यू के निर्माण करता है और जिससे निकलने में और सांस लेने में समस्या होती है। ये पूरा इसका 4 लाइन का डिफिनीशन आप मान सकते हैं और इसी डिफिनीशन से अगर आप देखें तो कितने क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। अब इसको क्वेश्चन हम एक तरफ से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, यह किस बैक्टीरिया से होता है तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। दूसरा, यह जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित, तो यह जीवाणु जनित रोग है। दूसरा, यह जो जीवाणु होता है ये कहाँ पे होता है, देखिए जब सांस लेने में समस्या होती है, निगलने में समस्या होती है तो जाहिर सी बात है गले में होगा और मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखाया था उसमें भी था। तो आप देखिए तो 4 क्वेश्चन आपको इसी छोटे से एक पार्ट से मिल गए हैं। ठीक है, अब जब 4 क्वेश्चन मिल गए तो आप इसको टॉपिक वाइज मन करेगा लिखिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए जो डिप्थीरिया होता है आपके श्वसन तंत्र की परत पे चिपके बैक्टीरिया के कारण होता है। मैंने आपको फिगर दिखाया, श्वसन तंत्र के चिप गले में जो होता है उसको चिपकने से बैक्टीरिया से होता है, और यह बैक्टीरिया एक विष उत्पन्न करता है जो हमारे श्वसन ऊतक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। 2 या 3 दिनों के भीतर पीछे छोड़े गए ऊतक एक भारी भूरे रंग की परत बना लेते हैं। देखिए परत, एक तरह का परत आप इसमें देख सकते हैं बना लिया गया है बना लेते हैं। यह परत आपके स्वर यंत्र, गले, नाक और टॉन्सिल के ऊतकों को ढकने की क्षमता रखता है। संक्रमित व्यक्ति के लिए सांस लेना और निगलना मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर आप इसको समझें कि आपके स्वर यंत्र, स्वर मतलब बोलना, यंत्र मतलब वो स्थान, तो गले से ही बोला जाता है, तो स्वर यंत्र गले में, और नाक का मतलब टॉन्सिल। देखिए टॉन्सिल जो होता है यही, अगर आप देखिए जहाँ पे बच्चे सांस लेते हैं तो एक सांस लेने की एक नली यहाँ पे खुली होती है, जो एक लड़का नहीं होता है गले में, अगर आप देखिए जिसे हम साधारण भाषा में हमारे क्षेत्र में कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको सांस लेने में बिल्कुल जाहिर सी बात है समस्या होगी, और उसके साथ साथ जब यहाँ पे है तो निगलने में बिल्कुल समस्या होगी, दूसरा सांस लेने में समस्या होगी, तीसरा खाने में समस्या होगी, कुछ पीने में जिसे हम घोटना कहते हैं उसमें समस्या होगी। तो नाना प्रकार की समस्या हो सकती है, इससे आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे प्रभावित अंग स्वर यंत्र, गले, नाक, टॉन्सिल आदि, यही जो पार्ट है ना, यही इसी को टॉन्सिल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? टॉन्सिल। और कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के गले में टॉन्सिल स्टोन भी होता है, लेकिन वो दूसरा होता है, टॉन्सिल स्टोन दूसरा होता है। उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा, अभी डिप्थीरिया के विषय में बात कर रहा हूँ। लेकिन टॉन्सिल स्टोन भी इसी स्थान पे सेम ऐसे होता है, लेकिन वो दूसरी तरह से होता है। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए कि डिप्थीरिया होता क्या है, कहाँ होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, प्रभावित अंग कौन कौन सा है, जीवाणु है या विषाणु है, पूरी चीज आप यहाँ से समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं और इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए अगर आप इसको भी देख सकते हैं कि 1990 में डिप्थीरिया की वजह से 8000 लोगों की जानें गई थी, और 2023 में डिप्थीरिया की वजह से 3300 मौतें हुई थी। यह भी आंकड़ा चौंकाने वाला है कि छोटी सी बीमारी की वजह से इतने जाने गई थी। अगर आप डिप्थीरिया के विषय में देखें कि ये फैलता कैसे है, होता कैसे है, आप इससे संक्रमित कैसे हो सकते हैं, इसको विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम बात करें डिप्थीरिया के विषय में, तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, जिसकी वजह से सभी व्यक्ति, पूरा भारत, पूरा देश बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। आप उसी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अगर आप कोरोना में देखें, किसी व्यक्ति को छूने से, किसी व्यक्ति को गले लगाने से, हाथ मिलाने से, या उसके छींकने से, या उसके खांसने से, या फिर वो व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ है, आप वो मोबाइल चला रहा है, और यदि आप गलती से उसके मोबाइल को ले लेते हैं या उसके मोबाइल को छू देते हैं, तो वह संक्रमण आपको भी हो जाता था, कोरोना आपको भी हो जाता था। सेम वही प्रोसेस जो कोरोना का था वही आपके डिप्थीरिया में भी है। डिप्थीरिया में भी आपके छींकने से, खांसने से, थूकने से, छूने से, मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो उसमें से किसी एक सदस्य को मान लीजिए कोरोना हो गया है या फिर डिप्थीरिया हो गया है, तो उसको अलग कर दिया जाता था, उसका बर्तन अलग, उसका खाने का पूरा सामान अलग, उसको एक कमरे में क्वारंटीन कर दिया जाता था, जिससे और व्यक्ति जो घर के 4 सदस्य हैं उनको प्रभावित ना करे, उनको ना ये फैल जाए, है ना। तो यही आपका पूरा प्रोसेस डिप्थीरिया का भी है, क्योंकि ये भी आपके खांसने से, छूने से, थूकने से, उसके बाद स्पर्श करने से, गले मिलाने से, या वो कोई कपड़ा पहना है उसको छूने से ये फैलता है ना। तो इसीलिए इसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो फैलता कैसे, आप इसको समझ गए। अब एक बार ये जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। हवा में मौजूद उन बूंदों से डिप्थीरिया से संक्रमित हो सकते हैं जिनमें बैक्टीरिया होता है। छींकने, खांसने, थूकने से यह फैलता है, या किसी ऐसे चीज़ को छूने से जिस पर बैक्टीरिया हो। यह भी संभव है कि संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छुए गए खुले घाव या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छुए गए कपड़ों को छूने से बीमारी फैल सकती है। डिप्थीरिया 1 से अधिक बार हो सकता है, होना संभव है। देखिए छूने से यह बीमारी फैलती है आपकी कोरोना की तरह, तो आप उसके माध्यम से डिप्थीरिया को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि होता कैसे है, कैसे फैलता है, इसके विषय में आप समझ गए।
अब ये सवाल आता है डिप्थीरिया क्या है। देखिए, डिप्थीरिया मैंने आपको ऊपर बताया कि डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होती है। यह जीवाणु एक विष छोड़ता है जो आपके गले में ग्रे टिश्यू का निर्माण करता है, जिससे निगलने में, सांस लेने में समस्या होती है। अब देखिए, एक आपको यह भी समझना है, जो गर्म प्रदेश है उसमें डिप्थीरिया से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा में भी घाव हो सकता है या होते हैं और ठीक नहीं होते और भूरे रंग के ऊतक से ढके हो सकते हैं। इस प्रकार डिप्थीरिया, जिसे क्यूटेनियस डिप्थीरिया भी कहा जाता है। डिप्थीरिया के कई प्रकार होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। कभी कभी अमेरिका में भी होता है कि जब लोग भीड़ भाड़ वाले या अस्वस्थ परिस्थितियों में रहते हैं तो ये फैल सकता है। ठीक है, डिप्थीरिया कहाँ पाया जाता है तो आप इसको समझ गए हैं, मैंने आपको बता दिया, गले के आसपास होता है। अब सवाल ये आता है कि डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, डिप्थीरिया की अगर प्रकार की बात के विषय में बात करें तो कहीं कहीं आपको डिप्थीरिया 4 प्रकार का दिखेगा और कहीं कहीं डिप्थीरिया आपको 2 प्रकार का दिखेगा, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। और इसी के अगर आप देखें तो कई भागों में डिवाइड किया होता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें 2 या 4 ऑप्शन दोनों में से एक ही होगा, तो आपको 2 या 4 जो हो उसको आपको लगाना है। अब देखिए, प्रकार की बात करें, डिप्थीरिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक जो आपका त्वचा को प्रभावित करता है, दूसरा जो आपको गला को प्रभावित करता है। गले में जो आपको, गले का उदाहरण मैंने एक फोटो, एक तस्वीर आपको दिखाई थी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो होता है क्लासिकल रिस्पिरेटरी डिप्थीरिया। देखिए, जो डिप्थीरिया का सबसे आम प्रकार है क्लासिकल डिप्थीरिया में अगर आप देखें तो इससे नाक, गले, टॉन्सिल या स्वर यंत्र को प्रभावित कर सकता है। आपके शरीर में प्रभावित झिल्ली कहाँ स्थित है इसके आधार पर लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग इस स्थिति को ग्रसित डिप्थीरिया, गले का डिप्थीरिया कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका डिप्थीरिया है क्लासिकल वाला, ये आपको गले को प्रभावित करता है। और जो दूसरा डिप्थीरिया मैंने आपको बताया जो त्वचा को प्रभावित करता है। तो त्वचीय डिप्थीरिया के विषय में अगर हम देखें तो डिप्थीरिया का सबसे दुर्लभ प्रकार है। यह त्वचीय डिप्थीरिया की विशेषता त्वचा पे चकत्ते, घाव, छाले हैं जो आपके शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। त्वचीय डिप्थीरिया उष्णकटिबंधीय जलवायु या भीड़ भाड़ वाले जगहों पे अधिक आम है जहां लोग अस्वस्थ परिस्थितियों में रहते हैं। ठीक है, तो डिप्थीरिया का 2 प्रकार के, दोनों मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आप यह समझ सकते हैं कि जो डिप्थीरिया है एक आपका गले में होता है टॉन्सिल के पास और दूसरा आपका त्वचीय डिप्थीरिया है। तो 2 ही है। अब इसी के 2 और प्रकार हैं, वो आप जो है अगर आपके एग्जाम में पूछता है, अगर 2 नहीं ऑप्शन में रहेगा 4 रहेगा तो आप 4 लगाइएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2 है तो 2 ही लगाइएगा। अब डिप्थीरिया अगर हम समझ लिए कैसे होता है, सारी चीज़ें हम डिप्थीरिया से संबंधित समझ लिए कि ये होता कैसे है, फैलता कैसे है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, किस बैक्टीरिया से होता है, और उसके साथ साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसके लक्षण कौन से होते हैं। मान लीजिए आपको डिप्थीरिया हो गया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको डिप्थीरिया हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन से लक्षण यह दिखाता है, तो उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें जब डिप्थीरिया किसी व्यक्ति को होता है तो उसके गले में दर्द होता है, कमजोरी या थकान महसूस होता है, बुखार होता है, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन होता है, नाक, गले में ऊतक के अवरोध के कारण सांस लेने में समस्या होती। मैंने आपको फोटो दिखाया किस तरह से था आपके टॉन्सिल के पास, तो अगर वैसे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सांस लेने में, गले में दर्द होगा ही होगा, बुखार होगा, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन होगा, खाना खाने में दिक्कत होगी, निगलने में समस्या होगी। तो नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, वही इसमें लिखा गया, निगलने में कठिनाई होती है, तंत्रिका, गुर्दे या हृदय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और संक्रमित व्यक्ति में डिप्थीरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। संक्रमण के 1 से 10 दिन बाद यह लक्षण दिखने में समय लग सकता है। तो कभी कभी जो होता है डिप्थीरिया किसी किसी व्यक्ति में 2 से 5 दिनों में और किसी किसी में 2 से 7 दिनों में या फिर 10 दिनों में दिखाई देता है।
और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें यह डिप्थीरिया का लक्षण नहीं दिखाई देता लेकिन उसको होता है। जैसे आपकी कोरोना में हुआ था, किसी किसी व्यक्ति को लक्षण दिखाई देता था पहले, किसी किसी व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देता था, उसको भी रहता था। तो वही एक सेम प्रोसेस इसमें भी है ना। अब डिप्थीरिया के प्रकार मैंने आपको बता दिया, 2 प्रकार के होते हैं, श्वसन अंतजीय। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से आता है कि रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ये जो डीपीटी है ये क्या है, डीटी है ये क्या है, किस सप्ताह के बच्चों को दिया जाता है, कब जो इसका बूस्टर डोज कब लगाया जाता है, तो इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, रोकथाम की बात करें तो इसमें अगर हम देखें, इसमें रोकथाम के लिए पेंटा 5 वैक्सीन दिया जाता है, दूसरा डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है और तीसरा डीटी वैक्सीन दिया जाता है। अब देखिए, शिशु के विषय में बात करें, शिशुओं के लिए डीपीटी टीका, पहला टीका जो है 6 सप्ताह पर, दूसरा टीका 10 सप्ताह पर, तीसरा टीका जो है 14 सप्ताह पर दिया जाता है। वर्तमान में अब यह तीनों टीके पेंटा 5 में एक साथ दिए जाते हैं। पेंटा 5 में कब दिए जाते हैं? एक साथ, अलग अलग नहीं दिया जाता, पेंटा 5 में एक साथ दिया जाता है। अब बात करें बूस्टर डोज के विषय में, तो डीपीटी का जो बूस्टर डोज है वो 16 से 24 माह और डीपीटी का जो दूसरा बूस्टर डोज है वो 5 से 6 वर्ष पर दिया जाता है। तो ठीक है, पूरा आपका डिप्थीरिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा कि डिप्थीरिया जो है वो क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया कौन सा है, वाहक कौन सा है, उसके साथ साथ फैलता कैसे है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, किस अंग को प्रभावित करता है, समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, लक्षण कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के विषय में। देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। पहला सवाल ये है, मैंने आपको बताया डीपीटी टीका, डीपीटी वैक्सीन, इसका फुल नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। जो डीटी मैंने आपको बताया, डीटी वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, उसको भी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। सबसे पहला सवाल कि जो डिप्थीरिया है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया। जो दूसरा सवाल है, डिप्थीरिया जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है। बस आप यही 4 सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। पहला, डीपीटी का फुल फॉर्म, डीटी का फुल फॉर्म, जो डिप्थीरिया है ये किस विषाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, और चौथा सवाल, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु जनित। तो आप इसका जो जवाब है ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पूरा पीडीएफ जैसे आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम ऐसे ही पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन तभी करना है जब आपको अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप बिल्कुल भी लाइक न कीजिएगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और भी छात्र इसमें पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया हो तो। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, 4 सवाल दिए हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। जो कमेंट देगा उसको लाइक किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।